हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग नई नवेली स्टोरी कवर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्यार हो न जाए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, माँ का प्यार। दिल्ली शहर में कार और बाइक से भरी रोड के किनारे किनारे माँ और उसकी एक छोटी बेटी कहीं जा रहे थे। बच्ची की उम्र लगभग 12 साल थी और उसने एक वाइट कलर ही फ्रॉक पहनी थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ साथ चल रही थी। चारों तरफ से कार और बाइक के हॉर्न की आवाज आ रही थी। तभी उस बच्ची को रोड की दूसरी तरफ बैलून वाले भैया देखते हैं। बच्ची उन बैलून को देखकर रुक जाती है और उन्हें देखकर खुश होने लगती है। वह रंग बिरंगे खूबसूरत बैलून थे, जो कि किसी भी बच्चे का मन आकर्षित कर सकते थे। बच्ची जैसे ही रुकती है वैसे ही माँ भी रुक जाती है और वो अपनी बेटी को बैलून देखकर खुश होते हुए देख लेती है। उस बच्ची की माँ प्यार से पूछती है, अंडस्को राधा, क्या आपको वो गुब्बारा चाहिए है? वो बच्ची अपनी माँ की तरफ देखकर थोड़ा उदास होते हुए कहती है, अंडस्को, लेकिन माँ हमारे पास उतने पैसे तो नहीं है। माँ जल्दी से बोली, अंडस्को, नहीं बेटा, वो उतना भी महंगा नहीं होगा, हम वो खरीद सकते हैं। बच्ची खुश होते हुए कहती है, अंडस्को, सच माँ? उस बच्ची की माँ दर्द को छिपाते हुए मुस्कुराकर कहती है, अंडस्को, हाँ राधा। फिर उस बच्ची की माँ उस बच्ची को साइड में रखे करते हुए आगे कहती है, अंडस्को, अच्छा आप यही मेरा इंतजार करो, मैं रोड के पार जाकर आपके लिए वो बैलून लेकर आती हूँ। यहाँ से कहीं जाना मत। नन्ही राधा अपनी माँ की बात मानते हुए कहती है, अंडस्को, ठीक है माँ। उस बच्ची की माँ सावधानी से रोड पार करती है क्योंकि वहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी। उस बच्ची की माँ रोड पार करके बैलून बेचने वाले भैया के पास आ जाती है और कहती है, अंडस्को भैया, गुब्बारा कितने का है? बैलून वाले भैया बैलून की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अंडस्को, छोटे वाले 30 के हैं और बड़े वाले 50 के, कौन सा दूं? बैलून के दाम सुनकर माँ के होश उड़ जाते हैं और वो उदासी भरी आवाज में मन में कहती है, अंडस्को, मेरे पास तो 20 रुपए ही है, क्या करूं? क्राइंग। माँ जल्दी से कहती है, अंडस्को, ये कुछ ज्यादा है भैया, थोड़ा कम करो। बैलून बेचने वाले भैया चिढ़ते हुए कहते हैं, अंडस्को, कम नहीं होगा, लेना है तो लो, वरना जाओ। माँ जल्दी से कहती है, अंडस्को, प्लीज भैया, छोटा वाला 20 रुपए में दे दो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। माँ उस भैया को रोड की दूसरी तरफ खड़ी अपनी बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अंडस्को भैया, वो देखो मेरी बेटी, मैं गुब्बारा लेकर नहीं गई तो उसके चेहरे में उदासी आ जाएगी, प्लीज 20 में एक बैलून दे दो। बैलून वाला भैया उस बच्ची को देखता है और उस बच्ची का मन मोह लेने वाला चेहरा देख वो कहता है, अंडस्को, ठीक है, 20 रुपए में ले जाओ। माँ खुश होती हैं और अपने ब्लाउज में रखा छोटा सा पर्स निकालने लगती हैं और वो बैलून वाले भैया बैलून के ढेरों में से छोटा वाला बैलून निकाल देते हैं। माँ अपने पर्स में 20 रुपए का बुरी हालत वाला नोट निकालती है और उस भैया को दे देती है। बैलून वाला भैया उस नोट की हालत खराब होने के बावजूद भी बिना कुछ कहे वो नोट ले लेता है और वो बैलून उस माँ को दे देता है। माँ बैलून को अपने हाथ में लिए रोड की दूसरी तरफ अपनी बच्ची को देखती है। वो बच्ची अपनी माँ और बैलून को देखकर खुश होती है। माँ इस बार भी सावधानी से रोड पार कर रही होती है। तभी तेज रफ्तार में एक कार आती है। माँ उस कार की तरफ देखती है। वो कार माँ को टक्कर मारने ही वाली होती है कि राधिका नींद से जागकर उठते हुए जोर से चीखती है, अंडस्को माँ। राधिका अपने इस सपने से काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे पसीना भी आने लगता है। राधिका अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, अंडस्को, फिर से वही सपना, ये एक दिन मेरी जान ले लेगा। राधिका, जो कि अब 21 साल की हो चुकी है और वो दिल्ली के सबसे गरीब इलाके में बने पुराने घर में रहती हैं। ये घर काफी छोटा और पुराना था और वहाँ की हालत भी ठीक नहीं थी। यहाँ राधिका की नानी का बचपन गुजरा था, तो आप सोच सकते हैं घर कैसा होगा। लेकिन अभी राधिका के पास उसका कहने को यही घर बचा था। उसकी नानी और माँ काफी वक्त पहले ही गुजर गए थे। राधिका बचपन से ही यही घर में रहती थी। अब राधिका की माँ को गुजरे 9 साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी मौत का सपना राधिका को हर दिन आता था और तकलीफ देता था।
राधिका छोटी सी पुरानी घड़ी में समय देखते हुए कहती है, अंडस्को क्या 9 बज गए, मुझे काम पर भी जाना है। राधिका जल्दी से उठती है और नहा धोकर तैयार होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई उस लोहे के दरवाजा को काफी जोर से खटखटाता है। राधिका जल्दी से दरवाजे की तरफ देखती है और फिर अपना दुपट्टा लेकर अच्छे से अपने शरीर को छुपाकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। राधिका दरवाजा खोलती है, उसके सामने 3 आदमी खड़े होते हैं। राधिका उन्हें देखकर अपना दुपट्टा संवारते हुए धीरे से कहती है, अंडस्को जी कहिए। बीच में खड़ा आदमी अपनी कड़क आवाज में कहता है, अंडस्को तो लड़की तुमने क्या सोचा है। राधिका भी कड़क आवाज में कहती है, अंडस्को कितनी बार बोला है आपको, मुझे ये घर नहीं बेचना है तो आप बार बार क्यों पूछने आ जाते हो। वो आदमी अपनी आवाज नॉर्मल करते हुए कहता है, अंडस्को तुम बाहर आकर देखो लड़की, यहाँ के सारे लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी। राधिका बाहर झांक कर लोगों को देखती है, हर लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे थे। राधिका थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वही आदमी आगे कहता है, अंडस्को और मैं मुफ्त में तो बेचने को नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें इस घर के बदले दूसरा घर मिल जाएगा, और आखिर तुम इस खंडहर में कब तक रहोगी। राधिका को बुरा लगता है कि वो आदमी उसके घर को खंडहर कह रहा है। राधिका गुस्से से उस आदमी को घूरते हुए बोली, अंडस्को क्या कहा। खंडहर, एंग्री आपने मेरे घर को खंडहर कहा। एंग्री, ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। अगर आपको मेरा घर खंडहर लगता है तो आप इसे क्यों खरीदना चाहते हो, और आप इस खंड के सामने क्यों खड़े हो। चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे दिखना मत, दोबारा यहाँ आए तो पुलिस का बुला लूंगी। राधिका जोर से उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहती है, अंडस्को मेरे घर को खंडहर बोल रहे हैं। एंग्री, शायद भगवान ने उन्हें ज्यादा दे दिया है इसलिए उन्हें इसकी कद्र नहीं है। राधिका अपने घर के चारों तरफ देखते हुए उदासी भरी आवाज में कहती है, अंडस्को यहाँ कितनी यादें हैं मेरी और मेरी माँ की, वो इन यादों को कभी नहीं खरीद सकते। क्राइंग। वो तीनों आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात से भी ज्यादा दुख घर न खरीद पाने का था। वो तीनों परेशान थे और अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है, अंडस्को सर अब क्या करें, हम बॉस को क्या जवाब देंगे। दूसरा आदमी सोचते हुए बोला, अंडस्को अब हमें बॉस की ही मदद लेनी चाहिए, अब वो अपने तरीके से ही उस लड़की से घर ले लेंगे। वो आदमी जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और अपने बॉस को कॉल लगाता है। दिल्ली के 7 स्टार होटल के पेंटहाउस में एक लड़का और लड़की बेड पर सोए हुए थे। लड़का पेट के बल सोया था जिससे उसकी चौड़ी पीठ काफी अच्छे से दिख रही थी। उस लड़के की पर्सनालिटी देखकर ही मात्र पता लगाया जा सकता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और वो लड़की दूसरी तरफ कर के सुकून से सो रही थी। दोनों ने इस वक्त कुछ नहीं पहना हुआ था, बस उनके ऊपर एक पतली सी चादर थी। रूम की हालत देखकर ही मात्र कोई भी पता लगा सकता था कि इस रूम में रात को क्या क्या हुआ होगा। तभी बेड के बगल में रखे टेबल के ऊपर रखा मोबाइल रिंग करने लगता है। नींद में मोबाइल रिंग होने की आवाज सुनकर लड़का नींद में ही अपना मोबाइल टेबल से लेता है और कॉल उठाकर मोबाइल कान में रखते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, अंडस्को कौन। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस मैं आपका कंट्रैक्टर बोल रहा हूँ। वो लड़का थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, अंडस्को हाँ खन्ना बोलो। खन्ना थोड़ा घबराते हुए कहता है, अंडस्को बॉस दिल्ली के विहार इलाके की सारी जमीनें खरीद ली है लेकिन। लड़का जल्दी से उठते हुए कहता है, अंडस्को लेकिन क्या खन्ना। खन्ना थोड़ा रुककर अपना थूक गटकते हुए कहता है, अंडस्को बॉस एक लड़की है जो अपना घर बेचने को मान नहीं रही है, और वो हमें पुलिस बुलाने की धमकी भी दे रही है। लड़का उठकर अपना बाथरोब पहनते हुए कड़क आवाज में बोला, अंडस्को नहीं, पुलिस बीच में न आए तो अच्छा होगा। लड़का खन्ना पर गुस्सा करते हुए कहता है, अंडस्को तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ खन्ना, मुझे लगता है मुझे मेरा कंट्रैक्ट बदल देना चाहिए। खन्ना जल्दी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अंडस्को बॉस प्लीज ऐसा मत करना, मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली है।
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। लड़के का मूड आज थोड़ा अच्छा था, इसलिए वो शांत आवाज में कहता है, अंडस्को खन्ना, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा। मैं खुद उस लड़की से बात करूंगा। मेरी बात कैसे नहीं मानती हैं? मैं भी देखता हूँ। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं देख लूंगा। खन्ना खुश होते हुए कहता है, अंडस्को जी बॉस, मैं अभी भेजता हूँ। लड़का चुपचाप कॉल कट कर देता है। उस लड़के की आवाज सुनकर बेड पर आराम से सो रही लड़की की नींद खुलती है। वो उठकर बैठते हुए उस लड़के को देखती है। लड़का भी बिना किसी भाव के उस लड़की को देखता है। वो लड़की चादर से अपना शरीर छुपाते हुए बेड से उठती है और जमीन पर पड़े अपने सारे कपड़े उठाती है और उन्हें लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। एपिसोड 2 हैंडसम मैन। लड़के की आवाज से लड़की की नींद खुलती है। वो लड़के से बिना कुछ कहे अपने कपड़े जमीन से उठाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे। उस लड़की के जाने के बाद लड़का गहरी सांस लेता है और अपने आप को आज के लिए तैयार करता है। तभी उस पेंटहाउस का दरवाजा बाहर से खुलता है और अपनी हिल्स की आवाज करते हुए एक स्मार्ट लड़की अंदर आते हुए कहती है, अंडस्को, मुझे पता था तुम यही होंगे अथर्व। हाँ, अथर्व हमारी कहानी का हीरो, जो खुद किसी हीरो से कम नहीं है। हाइट 5 फुट 10 इंच, उसका चौड़ा सीना, रंग न ज्यादा गोरा न ज्यादा काला, बिल्कुल परफेक्ट, आंखें नशीली, हैंडसम फेस, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और तेज, उसे देखने भर से आप पता लगा सकते हैं कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। अथर्व पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है और कहता है, अंडस्को, तुम्हें हमेशा पता होता है रिचा, मैं कहाँ होता हूँ। रिचा रूम के चारों तरफ देखते हुए कहती है, अंडस्को, हाँ, तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो अथर्व। ये रिचा ठाकुर है, अथर्व की फ्रेंड। दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। रिचा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने डैड के ऑफिस में काम करने की बजाय अथर्व के ऑफिस में काम करने लगी। रीजन था उसका एक तरफा प्यार, जो वो अथर्व से करती थी, लेकिन अथर्व इस बात से अनजान था। अथर्व रिचा को यूं रूम को देखते हुए देख कहता है, अंडस्को, क्या ढूंढ रही हो रिचा? रिचा थोड़ा खुशी से कहती है, अंडस्को, आज यहाँ कोई लड़की नहीं है। अथर्व नॉर्मल टोन में बोला, अंडस्को वॉशरूम में है। रिचा का मुंह उतर जाता है, लेकिन वो अपने दर्द को यूं दिखा नहीं सकती थी। अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को, वैसे रिचा तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? रिचा जल्दी से नॉर्मल होते हुए कहती है, अंडस्को, हाँ, वो मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी कि आज तुम्हें मुंबई जाना है, तुम्हारी एक मीटिंग है। अथर्व कहता है, अंडस्को, हाँ, वो मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग भी आज ही है ना। लेकिन रिचा, आज मैं मुंबई नहीं जा सकता, मुझे कुछ और काम आ गया है। रिचा थोड़ा हैरानी से कहती है, अंडस्को, कैसा काम अथर्व? तुम्हें पता होगा, ये मुंबई वाली मीटिंग तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को, मैं जानता हूँ, लेकिन और भी काम है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम ऑफिस जाओ और मिस्टर आहूजा के सेक्रेटरी से बात करके मीटिंग कुछ दिनों बाद की रख दो। रिचा अथर्व का बात मानते हुए बोली, अंडस्को, ठीक है, तुम्हें कुछ और काम है तो मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देती हूँ। तभी बाथरूम का दूर खुलने की आवाज होती है। रिचा तुरंत उस तरफ देखती है। एक खूबसूरत लड़की वॉशरूम से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। रिचा लड़की को पहचान कर मन में हैरानी से कहती है, अंडस्को, ये तो। लड़की बिना कुछ कहे अथर्व और रिचा की तरफ एक नजर देखती है और वहां से बाहर निकल जाती है। उस लड़की के बाहर जाने के बाद रिचा अथर्व की तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, अंडस्को, ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ। रिचा और अथर्व एक दूसरे को हक करते हैं और रिचा जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ जाती है और अथर्व वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। रिचा जल्दी से उस लड़की के पीछा करते हुए उसके पास आती है और कड़क आवाज में कहती है, अंडस्को, जरा रुको। लड़की मुड़ के रिचा की तरफ देखती है और अपनी शांत आवाज में कहती है, अंडस्को, हाँ, क्या हुआ? रिचा सोचते हुए कहती है, अंडस्को, मैं गलत नहीं हूं तो? तुम्हारे डैड विश्वास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं ना? लड़की बड़ी अदा से अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, अंडस्को, हाँ। रिचा हैरानी से बोली, अंडस्को, तुम अथर्व के साथ क्या कर रही थी? लड़की स्माइल करते हुए बोली,
अंडरस्कोर तुम इंटेलिजेंट लगती हो, फिर भी ये सवाल पूछ रही हो रिचा। रिचा और थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अंडरस्कोर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो लड़की बोली, अंडरस्कोर वॉशरूम में थी तभी तुम्हारा नाम सुन लिया था। रिचा नॉर्मल होते हुए बोली, अंडरस्कोर अच्छा मुझे जेन्युइन आंसर चाहिए। तुम अथर्व के साथ कर क्या रही थी? तुम तो रिच हो, ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल सकता था। वो लड़की स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्कोर थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, लेकिन तुम तो जानती होगी रिचा, अथर्व के साथ टाइम एक्सपैंड करना आजकल सब लड़की का ड्रीम बन गया है। क्या तुम्हारा भी यही ड्रीम नहीं है? रिचा थोड़ा जालस फील करते हुए बोली, अंडरस्कोर नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और तुम अब अथर्व से दूर रहना, दोबारा उसके आसपास मत दिखना। लड़की थोड़ा घमंड से कहती है, अंडरस्कोर क्यों, तुम्हें डर है कि अथर्व को मुझसे प्यार हो गया? तो जानती हूँ तुम्हें अथर्व से प्यार है, तभी तो तुमने अपने डैड की इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर अथर्व की कंपनी में काम कर रही हो। रिचा चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्कोर तुम तो मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि मैं अथर्व के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझे मत देखना। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्कोर बुरा मत मानना, लेकिन अथर्व बेड में काफी अच्छा है। लड़की मुड़ती है और वहां से चली जाती है, लेकिन वो रिचा के दिल में आग जला कर जाती है। रिचा गुस्से से उस लड़की को जाते हुए देखती है। रिचा गुस्से से खुद से ही कहती है, अंडरस्कोर हर रात अथर्व अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है, लेकिन मैं वन नाइट स्टैंड बनकर नहीं रहना चाहती, मुझे उसकी वाइफ बनना है। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे अपना बना कर रहूंगी। रिचा अपने आप को शांत करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। अथर्व नहाकर रूम में आता है और साइड में बने वॉकिंग वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है। अथर्व जैसे ही अपने वॉकिंग वार्डरोब में एंटर करता है, वहां का माहौल देखने वाला होता है। इतना बड़ा और आलिशान वॉकिंग वार्डरोब जहां के ज्यादातर फर्नीचर व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कलर में होते हैं, वहां अथर्व की जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। यकीन नहीं होता, अगर अथर्व के लिए होटल में ऐसी सुविधाएं है तो उसका घर कैसा होगा। अथर्व आराम से चलकर एक वार्डरोब खोलता है, उसमें से अपने एक कपड़े निकालकर उन्हें पहनता है। फिर दूसरा ड्रॉर ओपन करता है जिसमें से वो अपने लिए एक टाई निकालता है और उसे मिरर के सामने खड़े होकर पहनने लगता है और अपने बाल सेट करता है। फिर अथर्व अपने बेस्ट वॉचेस कलेक्शन में से एक वॉच निकाल कर पहनता है। अथर्व सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। ऊपर से लेकर नीचे तक उसने महंगी आलिशान और खूबसूरत चीजें कैरी की हुई थी। व्हाइट शर्ट के साथ डार्क ग्रे कलर का सूट उस पर काफी सूट कर रहा था। अथर्व तैयार होकर अपने होटल के पेंट हाउस के बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, तभी दो हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स उसके आगे आते हैं और उसके लिए लिफ्ट का दूर ओपन करते हैं। अथर्व लिफ्ट के अंदर जाता है, वो दो आदमी भी उसके साथ अंदर जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, अंडरस्कोर बॉस, कार रेडी है, आप कहाँ जाने वाले हैं? अथर्व अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अंडरस्कोर पहले मुझे विहार की तरफ जाना है, वहां मुझे कुछ काम है। बॉडीगार्ड कहता है, अंडरस्कोर ओके बॉस। दूसरा बॉडीगार्ड थोड़ा रुककर कहता है, अंडरस्कोर बॉस आप ठीक तो हैं? आप आज थोड़े खोए हुए लग रहे हैं। अथर्व अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर हाँ, आज मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों। अथर्व का मन बाकी दिनों के मुकाबले आज थोड़ा बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बेचैनी आखिर क्यों है। कोष्टक। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है। अथर्व और उसके बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे जाकर अथर्व के लिए कार का दरवाजा खोलता है। अथर्व आराम से कार में बैठता है और ड्राइवर कार स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा देता है। वह दोनों बॉडीगार्ड भी पीछे खड़ी कार में जल्दी से बैठते हैं और अथर्व की कार को फॉलो करते हैं। 40 मिनट बाद दिल्ली के विहार इलाके में अथर्व और उसके बॉडीगार्ड्स की कार रुकती है। दोनों बॉडीगार्ड जल्दी से अपनी कार से उतरकर अथर्व की कार के पास आते हैं और उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हैं। अथर्व बाहर आता है। धूप बहुत होने की वजह से अथर्व तुरंत अपने आंखों पर सनग्लासेस कूल पहनता है।
फिर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखता है। ये जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। यहाँ अब ये भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। और गंदगी की तो पूछो मत, हर जगह कचरा पड़ा था। ऐसी जगह से कर अथर्व का तो दिमाग ही खराब हो गया था। अथर्व चिढ़ते हुए कहता है, अंडस को कैसी जगह है ये? लोग यहाँ कैसे रह रहे थे? मुझे काम ना होता तो मैं ऐसी जगह में पैर रखने का भी नहीं सोचता। बॉडीगार्ड जल्दी से एक घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंडस को बॉस, मुझे लगता है लोकेशन के हिसाब से वो वाला घर है। अथर्व कहता है, अंडस को चलकर देखते हैं। अथर्व और उसके बॉडीगार्ड चलकर राधिका के घर के सामने आकर रुकते हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अंडस को कोई है। एपिसोड 3 पहली मुलाकात। पिछले एपिसोड में अथर्व और उसके बॉडीगार्ड्स राधिका के घर पहुंचते हैं। अब आगे एक बॉडीगार्ड दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अंडस को कोई है। राधिका, जो अभी लोगों के घरों में काम करके वापस आई थी, वो दरवाजे पर दस्तक सुन खुद से कहती है, अंडस को इस वक्त कौन होगा। दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है। राधिका जल्दी से अपनी चुन्नी लेकर अपना शरीर ढककर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अंडस को आ रही हूँ। राधिका धीरे से दरवाजा खोलती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हुए कहती है, अंडस को जी कहिए। अथर्व एक लड़की को दरवाजा खोलते हुए देख जल्दी से कहता है, अंडस को बच्ची, घर में कोई बड़ा है जिससे हम बात कर सके। राधिका पूरा दरवाजा खोलते हुए कहती है, अंडस को मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अथर्व थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, अंडस को, अच्छा तुम हो जो घर बेचने के लिए नहीं मान रही हो। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए उसी को टोन में जवाब देते हुए कहती है, अंडस को, अच्छा वो आप ही है जो मेरा घर खरीदने के लिए बेचैन है। अथर्व का एक बॉडीगार्ड जल्दी से कड़क आवाज में कहता है, अंडस को तमीज से मत भूलो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। एंग्री राधिका उस बॉडीगार्ड को घूरते हुए बोली, अंडस को याद रहेगा तभी तो भूलूंगी, लेकिन मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। और बताना जरा मैंने क्या गलत कहा है। मैंने इन्हीं के लहजे में इनको जवाब दिया है। अथर्व अपने दोनों बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए चिढ़कर बोला, अंडस को तुम लोग जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। दोनों बॉडीगार्ड राधिका को घूर कर देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अथर्व शांत आवाज में कहता है, अंडस को, मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। राधिका जल्दी से बोली, अंडस को कोई बात नहीं, मैंने इनके जैसे बहुत इंसान देखे हैं, मुझे बुरा नहीं लगा। अथर्व गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, अंडस को बताए आप घर क्यों नहीं बेचना चाहती हैं। यहाँ अब कोई भी नहीं रहता है, आपको यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगेगा। राधिका अपनी शांत आवाज में बोली, अंडस को, इस घर से मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है सर, इसलिए मैं इस घर को नहीं बेचना चाहती। मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसी के ना होने या न होने से। वो लोग यहाँ थे भी तो मेरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे और मुझे अकेले रहने की आदत है। अथर्व राधिका की बात ध्यान से सुनकर कहता है, अंडस को, तुम कब से यहाँ अकेली रह रही हो। राधिका सोचते हुए बोली, अंडस को शायद अब 10 साल हो गए हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं ये घर नहीं बेचने वाली, और आपके लोगों ने मेरे घर को खंडहर भी कहा था। मैं अपने घर की इतनी बेइज्जती के बाद तो ये घर बिल्कुल नहीं बेचने वाली। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को, मैं जानता हूँ तुम्हारी यहाँ बहुत याद जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है और ज्यादा गंदगी से बीमारियां होती हैं। हम ये पूरी जगह खरीद कर हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं। हम तुम्हें फ्री में घर बेचने को नहीं कह रहे हैं, हम इसके बदले तुम्हें नया घर देंगे जो साफ जगह से होगा। राधिका थोड़ा हैरानी से बोली, अंडस को, क्या बनाने की सोच रहे हैं। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को, हॉस्पिटल, अस्पताल जहां लोगों का इलाज किया जाता है। राधिका समझते हुए बोली, अंडस को, अच्छा देखिए, आप नेक काम कर रहे हैं और मैं इस नेक काम के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन मैं यही पास में बनी बिल्डिंग में काम करने जाती हूँ। ये घर छोड़ने की वजह से मेरा काम भी छूट सकता है। आप समझ रहे होंगे, मेरी रोजी रोटी वहीं से आती है। मैं ऐसे अपना काम भी नहीं छोड़ सकती। अथर्व सोचते हुए बोला, अंडस को, तुम इस बात की फिक्र मत करो,
मैं तुम्हें दूसरा काम दिलवाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। राधिका थोड़ा हैरानी से बोली, अंडस को आप सच कह रहे हैं? अथर्व बोला, अंडस को हाँ, और अगर तुम आज घर बेचने को मान जाती हो तो मैं अपनी तरफ से तुम्हारे नए घर में न्यू फर्नीचर भी लगवा दूंगा। राधिका हैरानी से बोली, अंडस को क्या लगवा देंगे? अथर्व फिर से बोला, अंडस को फर्नीचर यानी सोफा, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें। राधिका समझते हुए बोली, अंडस को अच्छा। अथर्व थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, अंडस को तुम कभी स्कूल यानी विद्यालय नहीं गई हो क्या? राधिका अपनी परिस्थितियों याद करते हुए बोली, अंडस को विद्यालय जाने का बहुत मन था, लेकिन मौका नहीं मिला, मजबूरियों ने रोक लिया। अथर्व ध्यान से राधिका को देखता है और उसकी उम्र का अंदाजा लगाने लगता है। फिर कुछ देर ऐसे ही सोचकर कहता है, अंडस को तो क्या सोचा है तुमने? घर बेचना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। राधिका कुछ सोचने लगती है। अथर्व मन में कहता है, अंडस को मना मत करना लड़की, वरना तुमने मेरा अच्छा रूप तो देख लिया है, फिर बुरा रूप भी देखना पड़ जाएगा। राधिका धीरे से बोली, अंडस को लेकिन मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? अथर्व जल्दी से राधिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े शांत आवाज में बोला, अंडस को देखो लड़की। राधिका जल्दी से बोली, अंडस को मेरा नाम राधिका है। अथर्व अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, अंडस को अच्छा राधिका, मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरा के साथ बहुत बुरा हूँ। तुम अच्छी इंसान हो तो मैं तुम्हारे विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। राधिका अथर्व पर विश्वास करते हुए बोली, अंडस को ठीक है, मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ। अथर्व ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। वो शो करने के लिए फिर से पूछा, अंडस को क्या तुम सच कह रही हो? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अंडस को हाँ। अथर्व जल्दी से बोला, अंडस को 2 मिनट रुको, मैं अभी अपने वकील को कॉल करता हूँ, वो अभी सारे पेपर्स रेडी करके यहाँ ले आएगा। राधिका को कुछ समझ नहीं आता और वो हैरानी से उसे देखती है। अथर्व का मन कर रहा था कि वह अपना सर पीट ले। वो चिढ़ते हुए मन में कहता है, अंडस को मैं भी कहाँ फंस गया हूँ। अथर्व गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अंडस को देखो तुम मुझे ये घर ऐसे ही नहीं बेच सकती, इसमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। राधिका जल्दी से बोली, अंडस को अच्छा ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। अथर्व राधिका से थोड़ा दूर जाकर अपने लॉयर अशोक लूथरा को कॉल करता है। अशोक लूथरा जल्दी से अथर्व का कॉल उठाते हुए प्यार से कहता है, अंडस को जी सर बोलिए। अथर्व कड़क आवाज में कहता है, अंडस को लूथरा मुझे सेल डीड चाहिए है। अशोक लूथरा जल्दी से कहता है, अंडस को सर इसके लिए मुझे 2 दिन का समय लगेगा, मैं अभी कुछ काम से बाहर आया हूँ। अथर्व फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, अंडस को आजकल कोई मेरी बातें मान क्यों नहीं रहा है? सबको मनाना पड़ रहा है। तुम सबकी वजह से मेरे नुकसान हो रहा है। एक दिन अगर मेरा मूड हो गया तो तुम सबको अच्छे से काम सिखाऊंगा। जल्द से जल्द दिल्ली आओ और मेरा काम करो। अथर्व गुस्से से कॉल कट कर देता है। अथर्व अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अंडस को लगता है मुझे आराम की जरूरत है। अथर्व राधिका की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अंडस को आज हमारा काम नहीं हो सकता, कुछ दिनों का समय लगेगा। राधिका जल्दी से बोली, अंडस को ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगी। अथर्व गुस्से से बोला, अंडस को लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। राधिका अथर्व को हैरानी से देखती है। अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, अंडस को अच्छा तुम मेरे साथ चलो। राधिका हैरानी से बोली, अंडस को कहाँ? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। अथर्व जल्दी से एक्सपेंड करते हुए बोला, अंडस को देखो तुम खूबसूरत नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। जब तक काम नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रहना, फिर जब हम दोनों का काम हो जाएगा मैं तुम्हें नया घर दे दूंगा, फिर तुम वहां रहने चले जाना। राधिका अपनी बेइज्जती फील करती है लेकिन उसे इस वक्त इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर जिद पर अड़ते हुए कहती है, अंडस को माफ करना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। अथर्व शांत होते हुए बोला, अंडस को देखो तुम बात समझ नहीं रही हो राधिका, इतनी रात को इस जगह अकेले रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।
राधिका जल्दी से बोली, अंडस को मुझे अपने ही घर में कैसा खतरा होगा। अथर्व राधिका को हैरानी से देखते हुए मन में कहता है, अंडस को क्या ये लड़की बेवकूफ है? रात को कोई भी उसके घर में घुस सकता है और अकेली लड़की देखकर उसके साथ कुछ गलत भी कर सकता है। क्या इसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? सच में आज मेरा सर दर्द से ही फट जाएगा। राधिका अथर्व को सोचते हुए ध्यान से देखती है। अथर्व जल्दी से कड़क आवाज में बोला, अंडस को सामान पैक करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। खासकर तब तक जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। राधिका थोड़ा रुककर बोली, अंडस को मेरे साथ चलने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अथर्व बोला, अंडस को दिक्कत होती तो पूछता नहीं। राधिका सोचते हुए बोली, अंडस को ठीक है, 5 मिनट रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। अथर्व फाइनली चैन की सांस लेते हुए बोला, अंडस को मैं कार के पास हूँ, जल्दी आना। राधिका जल्दी से अंदर चली जाती है और एक बैग में अपने कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें रख अथर्व के पास आती हैं। राधिका को अथर्व के पास देख दोनों बॉडीगार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। अथर्व कार का दरवाजा खोल राधिका को अंदर बैठने का इशारा करता है। राधिका एक नजर अथर्व को देखती है और कार में बैठ जाती है। अथर्व कार का दरवाजा बंद करता है और अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस को इस लड़की के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। एक बॉडीगार्ड हैरानी से कहता है, अंडस को सर आप इसे अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं? अथर्व धीरे से कहता है, अंडस को मेरी मजबूरी है, क्या पता कब इसका मन बदल जाए, इसलिए जब तक उसका खंडहर जैसा घर मेरे नाम नहीं होता तब तक वो मेरे साथ ही रहेगी। तुम कपड़े लेकर होटल पहुंचना। फिर अथर्व भी दूसरी साइड से कार में बैठ जाता है और उसकी कार होटल की तरफ बढ़ जाती है। एपिसोड 4 दिल में हलचल। पिछले एपिसोड में अथर्व राधिका को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और उसे लेकर होटल की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे अथर्व राधिका को लेकर होटल पहुंचता है और उसे लेकर एलिवेटर के अंदर जाता है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है। राधिका जो अब तक शांत थी लेकिन अब वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, अंडस को हम कहाँ आए हैं? ये घर तो नहीं लगता। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस को ये होटल है जहाँ हर कोई पैसे देकर ठहर सकता है। मैं ज्यादातर यहीं रहता हूँ। राधिका क्यूरियोसिटी से पूछती है, अंडस को क्यों आपका घर नहीं है क्या? अथर्व शांत शब्दों में जवाब देता है, अंडस को घर है लेकिन मुझे यहाँ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। राधिका कहती है, अंडस को अच्छा, और आपके माँ पापा कहाँ रहते हैं? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को वो न्यू दिल्ली के बाहर उनके फार्म हाउस में रहते हैं। राधिका जल्दी से बोली, अंडस को और आपका कोई भाई या बहन है? अथर्व अपने घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, अंडस को नहीं है, मैं इकलौता हूँ। क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? क्योंकि इस देश में सब लोग मुझे जानते हैं। राधिका थोड़ा रुककर बोली, अंडस को नहीं, मैं आपको नहीं जानती। क्या आप कोई अभिनेता है जिन्हें सब जानते हैं? अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, अंडस को चलो तुम्हें एक्टर एक्ट्रेस के बारे में तो पता है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। राधिका हैरानी से बोली, अंडस को क्या है? अथर्व अब राधिका को कैसे समझाए, उसे खुद नहीं पता था तुम बिजनेसमैन को हिंदी में क्या कहते हैं। वो थोड़ा सोचते हुए बोला, अंडस को 1 मिनट रुको। अथर्व तुरंत अपना मोबाइल जेब से निकाल कर गूगल करता है और फिर राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस को मैं एक अमीर व्यापारी हूँ। राधिका खुश होते हुए बोली, अंडस को ये तो अच्छी बात है, क्या आपकी शादी हो गई है? अथर्व थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, अंडस को तुम बहुत सवाल पूछती हो, मेरी शादी नहीं हुई है। अथर्व लिफ्ट के दूर की तरफ देखकर मन में चिढ़ते हुए कहता है, अंडस को आज ये दूर ओपन होगा कि नहीं? इतना टाइम लगा रहा है। राधिका थोड़ा रुककर बोली, अंडस को एक आखिरी सवाल, आपने शादी क्यों नहीं की? अथर्व शांत होकर राधिका की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, अंडस को क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ही नहीं बनी है जिससे मैं शादी कर सकूं। राधिका बोली, अंडस को लेकिन मैंने तो सुना है भगवान हर किसी की जोड़ी बनाकर भेजता है।
अथर्व थोड़ा टोंट मारते हुए बोला, अंडस्को अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हारी जोड़ी कहाँ है? राधिका एकदम शांत हो जाती है क्योंकि इसका जवाब वो इस जिंदगी में तो देना नहीं चाहती है। राधिका को शांत देखकर अथर्व कुछ कहने ही वाला था कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अथर्व लिफ्ट से बाहर आता है, लेकिन राधिका वहीं खड़े रहती है। लिफ्ट का दूर अब बंद होने लगता है। अथर्व जल्दी से अपना हाथ बीच में लाकर लिफ्ट के दूर को बंद होने से रोकता है और राधिका पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, अंडस्को तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। तुम यहाँ किसी को भी नहीं जानती हो, घूम जाओगी, मेरे साथ आओ। अथर्व राधिका का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर लाता है। राधिका बिना कुछ कहे अथर्व के साथ चल पड़ती है। अथर्व अपने पेंट हाउस का दरवाजा कार्ड की से खोलता है और राधिका को लेकर अंदर आता है। राधिका हैरानी से उस पेंट हाउस को देखने लगती है और चारों तरफ देखते हुए हैरान होते हुए कहती है, अंडस्को वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। राधिका ने इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। ये जगह उसके लिए ताजमहल जितना खूबसूरत था। राधिका आगे बढ़कर विंडो से बाहर का खूबसूरत नजारा देखते हुए हैरानी से कहती है, अंडस्को यहाँ से तो पूरा दिल्ली शहर दिख रहा है। अथर्व राधिका के बगल में आकर विंडो के बाहर खूबसूरत नजारे को देखते हुए कहता है, अंडस्को हाँ क्योंकि अभी हम काफी ऊपर हैं। राधिका के लिए ये सब जैसा बिल्कुल नया था। वो इन खूबसूरती को अपने आंखों में कैद करने लगती है। राधिका को खुश देख न जाने क्यों, लेकिन अथर्व भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। कोष्टक। तभी दूर बॉल बजती हैं। राधिका और अथर्व एक साथ दूर की तरफ देखते हैं। अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को मैं देखता हूँ। अथर्व दूर ओपन करने जाता है। बाहर और कोई नहीं बल्कि अथर्व के बॉडीगार्ड्स थे जो राधिका के लिए कपड़े लेकर आए थे। अथर्व उनसे कपड़े के बैग्स लेता है और उन्हें जाने को कहकर दूर वापस लौट करके अंदर आ जाता है। कोष्टक। राधिका अभी भी विंडो से बाहर देख रही होती है। अथर्व राधिका की तरफ बढ़ते हुए शांत आवाज में कहता है, अंडस्को अब बाहर बाद में देख लेना राधिका, मुझे लगता है अब तुम्हें नहा लेना चाहिए। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, अंडस्को लेकिन मैं सुबह नहा चुकी हूँ। अथर्व राधिका को ध्यान से देखते हुए कहता है, अंडस्को लगता तो नहीं है। राधिका अपने कपड़े ठीक करते हुए थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहती है, अंडस्को मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, अब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अथर्व जल्दी से बोला, अंडस्को नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मुझे देखो और अपने आप को देखो, मैं कितना साफ दिख रहा हूँ। और तुम्हें देखकर लगा रहा है कि तुम कितने दिनों से नहाई तक नहीं हो। तुम यहाँ ऐसे ही नहीं रह सकती, तुम्हें अपने आप को अच्छे से साफ करना होगा, साफ कपड़े भी पहनने होंगे। बुरा मत मानना लेकिन ये जरूरी है, मेरा भी एक स्टेटस है, रुतबा है। राधिका अपने आप को देखते हुए धीरे से बोली, अंडस्को ठीक है, मैं अपने आप को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अथर्व राधिका की तरफ कपड़े के बैग्स बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, इन्हें नहाकर पहन लेना। राधिका जल्दी से शुक्रिया अदा करते हुए बोली, अंडस्को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका धन्यवाद। राधिका उन बैग्स को लेती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। राधिका के जाने के बाद अथर्व अपना कोट उतार कर बेड पर गिरते हुए परेशान होते हुए कहता है, अंडस्को इसके साथ कुछ घंटों में ही मेरा सर दर्द हो गया, मैं 2 दिन इस लड़की के साथ कैसे बिताऊंगा। अथर्व आराम करने के लिए बेड पर लेता ही होता है कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। अथर्व अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, लेकिन वो उठता है और अपना मोबाइल उठाते हुए कहता है, अंडस्को हाँ रिचा बोलो। रिचा जल्दी से कहती है, अंडस्को अथर्व कहाँ हो, तुम्हारा काम हो गया। अथर्व शांत आवाज में बोला, अंडस्को हाँ ऑलमोस्ट हो गया है। रिचा खुशी से कहती है, अंडस्को तो तुम ऑफिस कब तक आ रहे हो। अथर्व अपना सिर 2 उंगलियों से दबाते हुए बोला, अंडस्को रिचा, I am very tired right now, that's why I am not coming to office today, please cancel all my meetings। अथर्व की थोड़ी थकान से भरी आवाज सुनकर रिचा फिक्र करते हुए कहती है, अंडस्को अथर्व तुम ठीक तो हो। अथर्व कहता है, अंडस्को हाँ मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रिचा जल्दी से समझते हुए बोली, अंडस्को ठीक है, तुम आराम करो अथर्व, टेक केयर योरसेल्फ,
मैं रखती हूँ। कॉल कट हो जाता है। ऋचा कॉल कट करते हुए मन में उदासी भरी आवाज में कहती है, अंडस को अथर्व पहले बताते आज ऑफिस नहीं आने वाले हो तो मैं भी नहीं आती, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो ऑफिस आती हूँ, आज मुझे तुम्हारे बिना काम करना होगा। ऋचा कुछ सोचकर खुश होते हुए कहती है, अंडस को कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के बाद अथर्व से मिलने चली जाऊंगी। इधर अथर्व अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और बिना कपड़े चेंज किए ही बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद राधिका अपने आप को अच्छे से साफ करके नहाकर अथर्व के दिए कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। राधिका ने रेड कलर का सिंपल अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो सिंपल और साथ में खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने काफी अच्छे से नहा लिया था, इसलिए अब उसकी गोरी त्वचा साफ साफ दिख रही थी और अब उसके चेहरे की खूबसूरती भी छुपाए नहीं छुप रही थी। काली गहरी आंखें, छोटी सी नोज और पतले गुलाबी होंठ और मासूस चेहरा किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी था। राधिका अथर्व को ढूंढते हुए बेड के पास आती है और अथर्व को बेड पर आराम से सोता देख धीरे से कहती है, अंडस को क्या आप नींद में हो? अथर्व बिना आंखें खोले शांत आवाज में कहता है, अंडस को मैं जाग रहा हूँ, कुछ काम है क्या? राधिका धीरे से बोली, अंडस को नहीं, कोई काम नहीं था, मैं बस बताने आई थी मैंने अपने आप को अच्छे से साफ कर लिया है, अब शायद मैं बुरी नहीं दिख रही हूँ। अथर्व अपनी आंखें खोलकर उठते हुए राधिका की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस को मैंने तुम्हें बुरा नहीं कहा था रा। अथर्व बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि वो अब जाकर राधिका को देखता है। वो बस थोड़ा हैरान था, उसकी आंखें राधिका से हट नहीं रही थी। वो बिना पलके झपकाए राधिका को देखता है। उसकी नजरें मानो राधिका के इस रूप को देखकर उससे हटना नहीं चाहती थी। राधिका को इस रूप में देख अथर्व का दिल बहुत जोरों से धड़कता है। अथर्व को यूं देखता देख राधिका पहले तो कुछ नहीं कहती, बस अपनी नजरें उसकी नजरों से मिलाती। फिर वो थोड़ा अजीब फील करते हुए कहती है, अंडस को क्या हुआ? कुछ गलत है क्या? अथर्व राधिका से अपनी नजरें हटाते हुए सीरियस टोन में बोला, अंडस को मुझे लगा मेरे सामने कोई और खड़ा है। राधिका इस बारे में कुछ नहीं कहती। अथर्व वापस लेटते हुए कहता है, अंडस को तुम टीवी देखना चाहती हो तो देख सकती हो, मुझे अभी थोड़े आराम की जरूरत है। राधिका थोड़ा फिक्र भरी आवाज में पूछती है, अंडस को क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, अंडस को कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर में दर्द है। राधिका धीरे से बोली, अंडस को अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका सर दबा दूं? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एपिसोड 5 हंसी मजाक के बीच शादी की बात। राधिका थोड़ा फिक्र भरी आवाज में पूछती है, अंडस को क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, अंडस को कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर में दर्द है। राधिका धीरे से बोली, अंडस को अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका सर दबा दूं? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ देर में दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। राधिका जल्दी से अपने दोनों हाथों को हवा में अथर्व की तरफ करते हुए बोली, अंडस को अब मेरे हाथ गंदे भी नहीं है, देखो साफ है, आप कहोगे तो मैं एक बार और हाथ धोकर आ जाऊंगी फिर आपको छूंगी। अथर्व हैरानी से राधिका की तरफ देखता है। उसे थोड़ा बुरा फील होता है और वो जल्दी से कहता है, अंडस को नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था राधिका, बस मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। राधिका अपने हाथ नीचे करते हुए बोली, अंडस को अच्छा, मुझे लगा, छोड़िए ये सब, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। अथर्व थोड़ा रुककर राधिका को अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए बोला, अंडस को तो ठीक है, यहाँ आकर बैठ जाओ। राधिका जल्दी से अथर्व के पास आकर बैठती है और अथर्व अच्छे से लेट जाता है। राधिका धीरे धीरे अथर्व का सर दबाने लगती है। अथर्व को राधिका की छुअन बिल्कुल भी अनजानी नहीं लगती है, बल्कि उसे तो काफी सुकून मिल रहा था। राधिका पूरे दिल से अपना काम कर रही होती है, इसलिए लगभग 2 मिनट ही हुए होंगे और अथर्व का सिर दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। अथर्व राधिका के हाथों को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, अंडस को बस इतना काफी है। राधिका जल्दी से अथर्व के हाथों से अपने हाथ खींचते हुए पूछती है, अंडस को क्या दर्द कम हुआ?
अथर्व उठकर बैठते हुए बोला, अंडस्को हाँ, लंच टाइम हो गया है, क्या तुम्हें भूख लगी है? राधिका बोलने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वो थोड़ा इधर उधर देखते हुए बोली, अंडस्को हाँ हाँ थोड़ी लगी है। अथर्व बेड से उठते हुए बोला, अंडस्को एक मिनट रुको, मैं होटल स्टाफ से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। राधिका बेड से उतरते हुए जल्दी से बोली, अंडस्को और आपके लिए। अथर्व नॉर्मल टोन में बोला, अंडस्को मुझे भूख नहीं लगी है। राधिका अफसोस करते हुए मन में कहती है, अंडस्को पहले बताया होता, मैं भी मना कर देती। अथर्व राधिका को सोचता देख कहता है, अंडस्को क्या सोच रही हो? राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए थोड़ा बुरा फील करते हुए बोली, अंडस्को मैं अकेले खाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। अथर्व थोड़ा हैरानी से पूछता है, अंडस्को किसे? राधिका जल्दी से बोली, अंडस्को मुझे। अथर्व जल्दी से बोला, अंडस्को मेरा मन नहीं है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ खा लेता, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। अथर्व वहां से होटल मैनेजमेंट को कॉल करने के लिए बढ़ जाता है। कुछ ही देर में होटल स्टाफ राधिका के लिए बहुत सारा खाना जैसे दाल मखनी, मटर पनीर, राइस, रोटी, छाछ और स्वीट में गाजर का हलवा जैसी स्वादिष्ट भोजन रूम में रखकर चला जाता है। अथर्व राधिका की तरफ देखकर खाने की तरफ इशारा करते हुए प्यार से कहता है, अंडस्को जाओ खा लो। राधिका वहां से बिना हिले अथर्व को देखती है। अथर्व थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है, अंडस्को तुमसे कह रहा हूँ, जाओ खाना खा लो। राधिका खाने से भरे टेबल की तरफ बढ़ जाती है और एक प्लेट में अपने लिए खाना परोसती है और वही सोफे पर बैठकर खाना खाना शुरू करती है। राधिका जैसे ही खाने का एक बाइट मुंह में डालती है, वो भूल जाती है कि वो अभी कहाँ बैठी है। वो जल्दी जल्दी खाना खाना लगती है। उसने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। राधिका बिना एक भी पल गवाए स्वाद लेकर चटकारे मारते हुए खाना खाने लगती है। राधिका खाने में इतनी मग्न होती है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि अथर्व उसे अजीब नजरों से देख रहा है। आज से पहले अथर्व के सामने कोई भी इस तरह से खाना नहीं खाया है। अथर्व राधिका से थोड़ा परेशान होकर खुद से ही धीरे से कहता है, अंडस्को ऐसे कौन खाना खाता है? एक्सप्रेशनलेस, क्या इस लड़की को बेसिक मैनर्स भी नहीं पता? तभी खाते हुए अचानक राधिका की नजर अथर्व पर पड़ती है जो उसे घिन भरी नजरों से देख रहा था। राधिका तरीके से सीधा बैठते हुए थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है, अंडस्को माफ करना, मैं भूल गई थी मैं कहाँ हूँ। राधिका अपने हाथ में खाने का निवाला ले अथर्व की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से पूछती है, अंडस्को खाओगे? अथर्व चिढ़कर जवाब देता है, अंडस्को मैं किसी का नहीं खाता, जूठा नहीं खाता। अथर्व तुरंत वहां से बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। राधिका अपना हाथ नीचे करती है और अथर्व को जाते हुए देखती है। उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने इससे पहले भी इससे बुरा कुछ सहा था। लोग तो उससे काफी अजीब बर्ताव किया करते थे, उसके मुकाबले उसे अथर्व की बात बुरी नहीं लगी। राधिका अब शांति से तरीके से खाने लगती है। इधर अथर्व बालकनी में आता है और अपना मोबाइल स्विच ऑन करता है तो वो देखता है उसकी मॉम के 5 कॉल्स आ चुके थे। अथर्व जल्दी से उन्हें कॉल बैक करता है। रिंग जाती है। अथर्व की मॉम तुरंत कॉल उठाती है और फिक्र भरी आवाज में कहती है, अंडस्को अथर्व बेटा क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? क्या आप डॉक्टर के पास गए थे? और क्या कहा उन्होंने? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अथर्व शांति से जवाब देता है, अंडस्को मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है? अथर्व की मॉम स्वराजी अपने बेटे की नॉर्मल शांत आवाज सुन खुद भी शांत होते हुए कहती है, अंडस्को रिचा का कॉल आया था उसने बताया। अथर्व रिचा पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, अंडस्को ये लड़की भी? अथर्व अपनी मॉम को समझाते हुए बोला, अंडस्को मॉम कोई सीरियस बात नहीं थी, बस सिर में थोड़ा दर्द था जो अब ठीक भी हो गया है। स्वरा जी रिलैक्स होते हुए बोली, अंडस्को भगवान का शुक्र है, आप ठीक हो अथर्व बेटा, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अथर्व थोड़ा नाराज होते हुए बोला, अंडस्को मॉम आप हमेशा थोड़ी थोड़ी बातों में मेरे लिए परेशान हो जाती हैं। स्वरा जी बच्चों की तरह कहती है, अंडस्को मेरा एक ही तो बेटा है, अब मैं उसके लिए भी परेशान ना हूँ।
और बताना तो कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं होती। अथर्व अथर्व अपनी मॉम की बात ध्यान से सुन रहा था। स्वरा जी सीरियस होते हुए आगे कहती हैं, अंडस्को अगर आप चाहते हैं बेटा कि मैं आपके लिए परेशान न हूं तो आप शादी कर लीजिए। तब शायद मैं आपके लिए परेशान नहीं होंगी, क्योंकि तब मुझे पता होगा कि कोई आपके साथ है जो आपका ध्यान रख रही है। अथर्व सीरियस होते हुए कहता है, अंडस्को मॉम आप तो जानती हैं, दुनिया में मेरे लिए कोई परफेक्ट लड़की नहीं बनी जिससे मैं शादी कर सकूं। स्वरा जी अपने बेटे को समझाते हैं, जल्दी से कहती है, अंडस्को बेटा कोई परफेक्ट नहीं होता। अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को लेकिन आप तो हैं मॉम। स्वरा जी मुस्कुराती है और थोड़ा बात बदलते हुए कहती है, अंडस्को सच बताना अथर्व, आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। आपके डैड को तो हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता था। स्वरा जी के सामने बैठे उनके पति यानी अथर्व के पापा धनराज रॉय हैरानी से कहते हैं, अंडस्को अच्छा स्वरा, आप हम पर बेवफा होने का इल्जाम लगा रही हैं। अगर हमें किसी और से प्यार होता तो हम आपसे शादी नहीं करते और आपके पीछे दीवानों की तरह क्यों भागते, बताना तो जरा। अथर्व अपने मॉम डैड की नोक झोंक सुनकर मुस्कुराने लगता है। स्वरा जी धनराज जी की बातें सुन शर्मा कर उन पर थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, अंडस्को क्या आप भी धनराज कभी भी शुरू हो जाते हैं। देखिए कॉल पर हमारा बेटा सब सुन रहा है। ये सब अच्छा लगता है क्या? धनराज जी दिल खोल कर कहते हैं, अंडस्को हम आपसे प्यार करते हैं स्वरा, अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है। हमारा बेटा ऐसे ही नहीं आ गया। स्वरा जी को शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो धनराज जी को आंखें दिखाने लगती हैं। अथर्व अपने डैड की बातें सुन मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को मॉम मुझे लगता है आपको डैड के साथ समय बिताना चाहिए, उनका प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है। हो सके मुझे कुछ दिनों में बड़ा भाई बनने की खुशखबरी सुनने को मिल जाए। स्वरा जी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती हैं, अंडस्को अथर्व आपको हमें दादी बनाने की उम्र में बड़ा भाई बनने की खुशखबरी सुननी है। अब हम कुछ नहीं जानते बेटा, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हम अपने बेटे को अकेला नहीं देखना चाहते। अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को लेकिन मॉम मैं अकेला नहीं हूँ, आप और डैड है ना मेरे साथ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। धनराज जी आगे आकर स्वरा जी के हाथ से मोबाइल लेकर मोबाइल स्पीकर में रखते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, अंडस्को नहीं अथर्व, आपकी मॉम सही कह रही है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे ही आप 27 साल के हो चुके हैं अब, और नहीं, देरी अच्छी बात नहीं है। अथर्व थोड़ा सीरियस और जिम्मेदार होते हुए कहता है, अंडस्को जी डैड, लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए होगा। धनराज जी सख्त आवाज में कहते हैं, अंडस्को अथर्व आप भी हद करते हैं, इतने सालों में आपसे एक लड़की ढूंढी नहीं गई। रिचा एक अच्छी लड़की है, आप कहे तो उसके डैड से मैं बात करता हूँ। अथर्व हैरानी से कहता है, अंडस्को रिचा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।